ठीक है। फिर है फिर है हमारी क्या, न्यू डीपीएसपी, जो नई डीपीएसपी ऐड हुई है। ये देखो कुछ अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हैं डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट और 17th अमेंडमेंट एक्ट। ये तो है अमेंडमेंट एक्ट जो इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए लाए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, फोर्थ और 17। ठीक है। अब कुछ अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनसे नई डीपीएसपी आई है। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने देखो कौन कौन सी लेके आई है। 39 लेके आई है ये वाली, सिक्योर लाइवलीहुड हेल्थी डेवलपमेंट, आर्टिकल 39 और 39A, और फिर इसमें याद रखना 39 है, 39A है और फिर ए वाली है इसमें बस सारी। 39A, 40, 43A और 48A। 42 अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी ड्यूटीज आई हैं याद रखना, 4 आई हैं, जिसमें से 3 तो कैसी हैं, ए वाली। ठीक है। और ए जिसमें है बस इसी में है। ठीक है। 39A, 43A, 48 है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक ऐड की है, दैट इज आर्टिकल 38। ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट ने सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर दिया था। 44 नहीं बेटा, 45। 86वें अमेंडमेंट एक्ट ने 45 आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। एंड मेड, और इसको क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन, दैट इज जस्टिशिएबल इन नेचर। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43B इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है। तो ये कुछ नई डीपीएसपी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि बताओ किस अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी ड्यूटी जो है वो लाई गई है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 39, 39A, 43A, 48 है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 38, 86 अमेंडमेंट एक्ट ने 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया और 97 अमेंडमेंट एक्ट ने 43B आर्टिकल को ऐड किया। अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन से हैं, और फर्स्ट, फोर्थ और 17th ये अमेंडमेंट एक्ट हैं जो इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए लाए गए हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हेडिंग इसमें, सैंक्शन बिहाइंड। क्या क्या है इसमें बोलना जरा। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो सैंक्शन के अभी बताता हूँ, कहानी की फॉर्म में इसको हम बता देंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। लक्ष्मीकांत में हेडिंग है सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी, कि ये किस तरह से सैंक्शन, ये किस तरह से ये लाई गई है। हेडिंग डाल देता हूं मैं, उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना एक बार इसको बुक से। बेटा बुक से पढ़ने का कोई एस्केप नहीं है। कोई चीज अगर यहां से पढ़ ली अच्छे से, इसका फायदा इतना है कि अगर यहां से कोई चीज अच्छे से पढ़ ली और अगर फिर तुम बुक की रीडिंग कर रहे हो तो एमली ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हेडिंग आती है सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी। ठीक है। इसका देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, उन्होंने बोला कि जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होने चाहिए। एक होने चाहिए जस्टिशिएबल, एक होने चाहिए नॉन जस्टिशिएबल। तो उनकी बात मानी गई है नहीं, जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स दे दिए और नॉन जस्टिशिएबल डीपीएसपी दे दी। ठीक है। तो उनकी बात पूरी मानी गई है नहीं, उनकी बात पूरी मानी गई। ठीक है। ये इसके पीछे सैंक्शन था। और क्या था इसमें, हाँ बस यही है, मतलब बेसिकली आउटलाइन है जो, वो सिर्फ यही है। ठीक है। इम्पोज मॉरल ओब्लिगेशन, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, मॉरल ओब्लिगेशन। किस पे है मॉरल ओब्लिगेशन, इंडिविजुअल पे, स्टेट पे, स्टेट। ठीक। एग्जामिनर तेज बन के ये भी बोल सकता है, अगर स्टेटमेंट में उसको कंफ्यूज ही करना होगा, कि इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल ऑफ दिस पीपल, इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री।
इंडिविजुअल्स पे नहीं है ये मोरल ऑब्लिगेशन, स्टेट पे है, देश पे है कि देश को ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसमें, क्रिटिसिज्म। ये देखो क्रिटिसिज्म बेटा लिखाऊंगा नहीं इसमें पूरा, सिर्फ सुन लो अंडर द हेडिंग। पहली हेडिंग क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो बहुत ब्रीफली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझो। ये आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, जो मेंस वेंस में जब आएगा तो उसमें आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो इट इज ऑफ नो यूज, बट फिर भी जान लो कि इसका क्रिटिसिज्म देखो क्या है। नो लीगल फोर्स का मतलब कि ये दे आर नॉट बैक्ड बाय और डिफेंडेड बाय कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। अगर ये नो लीगल फोर्स का मतलब कि अगर इनको कोई अप्लाई भी नहीं कर रहा है तो भी उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है, नॉन जस्टिसेबल, इसलिए इनको क्या कहा, नो लीगल फोर्स। इलॉजिकली अरेंज इनको इसलिए इन्होंने बोला कि कुछ ड्यूटीज बहुत मॉडर्न टाइप की और कुछ ड्यूटीज एकदम बहुत पिछड़े टाइप की, कुछ ड्यूटीज बहुत साइंटिफिक और कुछ ड्यूटीज बिल्कुल ही इरेशनल। इस तरह से इन्होंने कहा कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है इसका, कोई भी ड्यूटी कहीं से भी उठ के कहीं पे भी इन्होंने डाल रखी है। ठीक है, कि भाई जुडिशरी के बाद आर्टिकल 50 कि भाई सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का किससे, एग्जीक्यूटिव से। 50 के बाद 51 भी क्या बोल दी, एकदम इंटरनेशनल पीस। अरे देश में फिर एकदम से बाहर का क्या मतलब, पहले देश की बात कर लो। तो मतलब इलॉजिकली अरेंज है इसलिए बोला। कंजर्वेटिव इनको इसलिए बोला, इसमें कहा कि ये जो डीपीएसपी है ये 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड था, 19th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था उसको कॉपी किया है, यानी बहुत पिछड़ी हुई है। ठीक है, पिछड़े हुए का इन्होंने भी एक क्रिटिसिज्म झेला है। और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने बताया कि जैसे कि सेंटर का कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट से, प्रेसिडेंट का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है प्राइम मिनिस्टर से, ऐसे ही गवर्नर का जो होता है वो सीएम से, अगर ये सेम पार्टी के ना हो। ठीक है, अगर ये दोनों सेम पार्टी के ना हो तो स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है। अगर ये दोनों सेम पार्टी के हैं तो स्मूथ फंक्शनिंग होगी, दैट विल लीड टू द गुड गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है, ऐसे ही जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में भी रहेगा। ये इन्होंने डीपीएसपी के बारे में कहा। अब यहीं से इसके बारे में कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब बात इसके इंप्लीमेंटेशन की और उसकी हुई है, तो यहीं पे हमें 3 केस याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिलेटेड टू योर डीपीएसपी। 1951 का चंपकम दोयराजन केस, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है इस बात का कि बताओ बड़ी कौन सी है या फिर प्रिवेल कौन सी करेंगी, मतलब सुपियोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डीपीएसपी को या फंडामेंटल राइट्स को। इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट केस हम लोग को याद रखने। पहला 1951 का चंपकम दोरिया रंजन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुला खुला एकदम स्पष्ट क्या बोला कि अगर बात फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की होगी तो हमेशा कौन प्रिवेल करेंगे, फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी। ठीक, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही डिसीजन को करेक्ट या इंटरप्रिटेट कर सकता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं इसको। 1967 में गोलकनाथ केस है, इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जाएगा, फॉर implementation of डीपीएसपी।
डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जाएगा, यानी अमेंड यानी सुधार, चेंज नहीं किया जाएगा। ये किसने बोला? 1967 के गोलकनाथ केस में। फिर इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मिनेर्वा, ना केशव नंदा भारती केस ने तो दूसरी चीज कही थी कि जुडिशियल रिव्यू को हम टेक अवे नहीं कर सकते। 1980 का है मिनेर्वा मिल्स केस है, ईयर आई एम ऑलवेज राइट। इसमें यह कहा कि फाउंड ऑन अ बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, के दोनों ही कैसे हैं, इन दोनों में कोई भी ज्यादा या कोई भी कम नहीं है, दोनों के दोनों ही कैसे हैं, गवर्नेंस ऑफ देश के लिए, गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही फाउंड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस, यानी दोनों बैलेंस हैं बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये इसमें इन्होंने बात की थी। केशव नंदा भारती केस ने तो इसमें यह कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। मतलब इसी के पर्सपेक्टिव में अगर हमको याद रखना है, केशव नंदा भारती केस भी पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस। इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जानते हो, आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और इसको हम किसी भी तरह से छीन नहीं सकते। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और क्या बचा इसमें? इंप्लीमेंटेशन को ऐसे ही जान लो कि इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या हुआ है। इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए आप देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया कि भाई जिससे महिलाओं को मतलब मैटरनिटी के बेनिफिट्स मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया, वेजेस के लिए भी एक्ट आया। फिर उसके बाद 1973 में जुडिशियरी को सेपरेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव में उसके लिए कोड्स आए। फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 का 1980 का एक्ट आया। ठीक है, ये सब चीजें किस लिए आई? ठीक है, और आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1951 आया। ये सब किस लिए आया? जिससे डीपीएसपी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा अच्छे से किया जा सके। क्योंकि अगर कोई एक्ट आ जाता है तो उस एक्ट में फिर उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ भाई यहाँ ये तो करना पड़ेगा, और एक्ट में पनिशमेंट भी होता है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे एक्ट हैं जो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4। इससे पहले तो वो भी है कुछ फीचर्स जिसमें बीकन लाइट बोला गया है इनको। हाँ, ये कोई फीचर्स हैं, इनको और देख लेंगे एक बार, 2-3 फीचर्स हैं इसके। उसके बाद तो लास्ट टॉपिक है डायरेक्टिव्स आउटसाइड वाले। ठीक है, ये तो हो गया था नेक्स्ट पौधा। नेक्स्ट है बीकन लाइट्स। बीकन लाइट टू कोर्ट्स फॉर एग्जामिनिंग या फॉर हेल्पिंग इन जुडिशियल रिव्यू। बीकन लाइट का मतलब ये काइंड ऑफ टॉर्च बियरर, कि भाई तुम्हें जुडिशियल रिव्यू किसी लॉ का, जुडिशियल रिव्यू कोई अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो वो लॉ सही बनाया है या नहीं, उसको डीपीएसपी के एंगल से भी देखा जाता है। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि उसमें डीपीएसपी आर प्रूविंग टू बी द बीकन लाइट्स। ठीक है, कि ये आपको रास्ता दिखाएंगी कि ये जो लॉ बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है। उस तरह से दे विल बी हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग और जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ। और क्या है नेक्स्ट? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दे एम्पलीफाई प्रीएम्बल। एम्पलीफाई में जो प्रीएम्बल में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको ये एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर जानते हो, साउंड जो सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है?
एम्पलीफायर साउंड को स्ट्रॉन्ग करना या साउंड को क्लियर करना कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसी चीज से रिलेट करके पढ़ो कि प्रीएम्बल कहना क्या चाहता है, बिल्कुल स्पेशल सेंस में, बिल्कुल सिंपल सेंस में उस चीज को एम्पलीफाई करके हमको बताती है कौन, डीपीएसपी। या फिर एम्पलीफाई हम वोकली उसमें भी यूज करते हैं, जब अपनी बात को समझाने के लिए आप कुछ और चीजें भी रिलेट करके उस चीज को समझाओ। जैसे कि मैं एग्जांपल हमने दिया आर्टिकल 14 बुक में क्या था, सिर्फ कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो जो हमने लॉरेंस बिश्नोई और वो सब वाला जो हमने एग्जाम्पल देखे, उसमें मैंने उस आर्टिकल 14 को क्या किया, एम्पलीफाई किया, कि उसको बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी। ऐसे ही जो डीपीएसपी है ये काम करते हैं प्रीएम्बल को एम्पलीफाई करने का। नेक्स्ट क्या है, ये सप्लीमेंट्री है टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें गोलकनाथ ने कहा था कि ये सब्सिडियरी है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, सप्लीमेंट्री, यानी ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो अपोजिशन से ही बस समझ लो, इस देश में क्रिटिसिज्म होना चाहिए या नहीं। अपोजिशन का काम क्या होता है बताओ भाई, जब एक सरकार है ही तो साइड में एक अपोजिशन वाली सरकार क्यों होती है, क्रिटिसिज्म देने के लिए। बेटा वर्ड जो संविधान में मेंशन है दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये कि आप बुराई उस तरह से निकालो उनमें। पहली चीज तो गवर्नमेंट को भी ये होना चाहिए कि हाँ तुमको भी देखने वाली कोई और पार्टी है, और अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो ये अगली पावर में आने को तैयार बैठी है, ये भी होना चाहिए। दूसरी चीज संविधान ने बताया वर्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाला उसमें सुधार करे और उस अपने फ्लो को खत्म करे। भाई मान लो अगर तुम में कोई बुराई है और वो बुराई अगर मैंने तुमको कंस्ट्रक्टिव वे में बता दी एंड कंसीडरिंग यू कि भाई तुम भी एक अच्छे इंसान हो और तुमने उस कमी पे अपने काम किया, वो कमी अपनी ठीक कर ली, तो एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली होगा क्या कि यू विल बिकम फ्लोलेस। अगर ऐसे ही तुम अपनी कमियों को ठीक करते जाओगे तो यू विल बिकम फ्लोलेस। इसीलिए इन्होंने इसमें अपोजिशन का ये काम दिया। ठीक, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो समझते हो क्या होता है, चुनाव से पहले जो ये वादे होते हैं कि हम ये करेंगे वो सब होगा। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। तो ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है कि कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी को ये वाली जो डीपीएसपी है इनको मेंशन करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ भाई इनका भी हम पालन अच्छी तरह से करेंगे, हम भी करेंगे और स्टेट भी करेगा। ठीक है, सो दैट इज योर, ये कुछ इसके और थे फीचर्स। लास्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4। राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 तो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें वो था कि टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड किसी और के, आर्टिकल 265, 300, 301। ठीक है, ये सब थे। लास्ट है डायरेक्टिव्स। कुछ और डायरेक्टिव्स हैं जो पार्ट 4 के बाहर है। पहला डायरेक्टिव है क्लेम्स ऑफ SC ST इन सर्विसेज। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 335। ये बोलता है, पार्ट 16-17 में है ये सब। ठीक है, ये बोलता है कि ये पार्ट 16 में होगा, बाकी की जो है वो पार्ट 17 में। ठीक है, पार्ट इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर क्लेम्स ऑफ SC एंड ST इन सर्विसेज, के सर्विसेज में SC और ST जो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड नहीं है या एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, मतलब सर्विसेज में अगर 100 लोग हैं, IAS हैं या IPS हैं या कोई और अगर हैं, तो उनमें से जो दलित हैं, जो SC ST हैं, वो बहुत कम हैं। तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए नौकरी में, और उनको पढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स आनी चाहिए। वो सब है किसके अंडर, आर्टिकल 335 के अंडर। नेक्स्ट,
इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, आर्टिकल 350 पार्ट 350 ए और पार्ट है 16 17, ठीक है। जो तुम लोग कोई भी पेपर देने जाते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस देखना, हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। मदर टंग हमारी क्या है? मातृभाषा। नेटिव लैंग्वेज हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभाषा जो है उसमें जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए वो हमको हिंदी में मिलनी चाहिए। थर्ड होगा फिर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, वो आर्टिकल 351 में आएगा। पार्ट, जब हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, ये है हमारा आर्टिकल 351 पार्ट 18। पार्ट याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बस आर्टिकल याद रखना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये तीन ही तो है इसमें, ये 18 में, ये पक्का 17 में है। हाँ, दोनों ये 17 में, 350 और 351 पार्ट कैसे चेंज हो जाएगा इतनी देर में? सो दैट इज, ये आपकी डायरेक्टिव्स हैं जो आउटसाइड हैं इसके, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर डीपीएसपी। 1 घंटे में डीपीएसपी का जो चैप्टर है वो इससे ज़्यादा डिटेल में कवर कराना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जिसने 1 घंटे का ये लेक्चर पढ़ लिया वो एग्जाम में 80% ऑफ द क्वेश्चंस सोल्व कर सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर लैंग्वेज को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा आसान सी भाषा में कि दारूबंद, ठीक है, या कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, इसको ही अगर तुम बुक की लैंग्वेज में देखोगे तो ये बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज में हो सकता है कि भाई कंजप्शन इज नॉट अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड ऑल। तो हमें चीजें ऐसे भी पता होनी चाहिए और हमें चीजें बुक की फॉर्म में भी पता होनी चाहिए। तो यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट ऑफ योर रीडिंग द बुक। एक बार ये चैप्टर पढ़ो और चैप्टर पढ़ने के बाद इस पूरी 1 घंटे की वीडियो के बाद पूरी डीपीएसपी को लेके बैठ जाओ। इट इज माय पर्सनल गारंटी कि जो भी पढ़ने बैठोगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ समझा दिया गया है। अगर तुम डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत पे जंप करोगे तो शायद आधी चीजें समझ में ना आए, लेकिन इस 1 घंटे के लेक्चर के बाद सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि हाँ तुम इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो डीपीएसपी हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत छोटे छोटे से हैं, उसको हम बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर अमेंडमेंट, फिर फेडरल स्ट्रक्चर और वो सब। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो में कोशिश उसको हम करेंगे कि ये 3-4 टॉपिक पढ़ लें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दैट इज योर सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन। उसके ऊपर मतलब डिटेल वीडियो 2-3-4 पार्ट में आएगी, ठीक है। सो टिल देन दिस इज मी हिमांशु सोम साइनिंग ऑफ। तड़ा।